Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में हम DEC 2 का पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं. इसके साथ साथ मैं इनके सारे के सारे आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस जगह पर आपको एग्जाम्पल्स डालने चाहिए, किस जगह पर आपको कंक्लूजन डालना चाहिए, सो दैट यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. I will tell you the answers of all the questions, and also I will give you tips and tricks that will help you in writing your answers. Okay, so let's begin. ये वाला जो पेपर था जिनका दिसंबर 2020 में पेपर होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले होकर फरवरी 2021 में हुआ था, वो वाला पेपर है. तो आपको ना फ्रंट शीट पे ना अपना पेपर का कोड लिखना होता है. तो आपके पेपर का कोड क्या होगा, ध्यान रखना, DEC 2. और आपके पेपर का नेम क्या है ये भी लिखना होता है कई बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. ओके, हम एक एक करके सारी की सारी चीज़ें समझेंगे. टाइम 3 आवर्स का पेपर होगा, ये मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा. अब पेपर में ना जब ये नोट लिखा होता है ना, तो इस नोट को भी प्लीज़ ज़रूर ध्यान से पढ़ लिया करो. क्यों ध्यान से पढ़ लिया करो? क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कोई क्वेश्चन कंपल्सरी होता है या बताया होता है आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं कितने नहीं, तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है. जैसे आप यहाँ पर देखोगे नोट क्या कह रहा है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस. आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं. तो 5 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन होगा 20 नंबर का. ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन. अब ना बहुत बार बच्चे मुझसे ये कन्फ्यूजन होती है, बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का A पार्ट कर लूँ, सेकंड वाले का B पार्ट कर लूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, बिग नो. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करूंगा, तो आपको उसका A पार्ट और B पार्ट दोनों पार्ट करने हैं, तभी वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा. अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो आपको A पार्ट और B पार्ट दोनों करने हैं. और लेट सपोज आप क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहे हो, तो 2 का A पार्ट B पार्ट दोनों छोड़ देना. ये नहीं कि किसी क्वेश्चन का A पार्ट कर लिया किसी का B कर लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको एक क्वेश्चन जो सिलेक्ट कर रहे हो उसका पूरा का पूरा करना है, A पार्ट भी B पार्ट भी. ठीक है, तो चलो फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन. अब ये क्या पूछ रहा है, मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको डिस्क्राइब करो गिविंग एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स के साथ. अब इन्होंने खुद ही मांग लिया क्वेश्चन में आंसर में कि एग्जाम्पल्स देना, तो हम ज़रूर एग्जाम्पल्स देंगे ना आंसर में. ठीक है, चलो फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ समझाना. आप किस हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो. आप सबसे पहले लिखना, द रिलेशनशिप बिटवीन मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ विशियस साइकिल. जैसे हम कहते हैं ना, माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन की जो रिलेशनशिप है वो एक विशियस साइकिल है. विशियस साइकिल कैसे है, मतलब एक बुरी साइकिल, एक दूसरे को बढ़ावा देगा, दूसरा पहले को बढ़ावा देगा. आप ऐसे मान लो, विशियस साइकिल, माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, इन्फेक्शन माल न्यूट्रिशन को बढ़ाएगा. मतलब इन दोनों के बीच में, माल न्यूट्रिशन के और इन्फेक्शन के बीच में, दोनों में ये रिलेशन है कि माल न्यूट्रिशन ऐसे इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, इन्फेक्शन ऐसे माल न्यूट्रिशन को बढ़ाएगा. एक विशियस साइकिल है, एक दूसरे को बढ़ाते रहेंगे. आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे हम. Malnutrition can increase the risk of infections and infection can in turn lead to malnutrition. अब ये क्या कह रहा है, malnutrition हमारा infection होने का रिस्क बढ़ाएगा और फिर infection in turn वापस से malnutrition बढ़ा देगा. क्या कह रहे हैं, malnutrition रिस्क बढ़ाएगा कि infection बढ़ जाए, और इन्फेक्शन बढ़ गई फिर वो वापस से malnutrition बढ़ा देगा. एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है. Malnutrition has a harmful effect on the health of the individual and so does infection. अब malnutrition का भी हमारी हेल्थ पे बुरा प्रभाव है और इन्फेक्शन का भी बुरा प्रभाव है.
When malnutrition and infection exist in the individual simultaneously, they increase the severity of each other. अगर मान लो किसी पर्सन को इंडिविजुअली सिर्फ माल न्यूट्रिशन है तो ठीक है, उसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव होगा. अगर किसी को इंडिविजुअली सिर्फ इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा बुरा प्रभाव होगा. लेकिन अगर किसी को माल न्यूट्रिशन भी है और साथ साथ इन्फेक्शन भी हो गई तो दोनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा. दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहेंगे और ठीक होने ही नहीं देंगे. एग्जाम्पल सुन लो अब. सपोज a child is suffering from both protein energy malnutrition and diarrhea. अब बच्चे को प्रोटीन एनर्जी malnutrition भी है और डायरिया भी है. प्रोटीन एनर्जी malnutrition PEM is a disease condition arising from a deficiency of protein and energy in the body. अब ये PEM क्या है? PEM एक तरह की डिसीज़ है जो कि प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी से होती है एंड इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस, और ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है. मैल न्यूट्रिशन भी हो गया बंदे को और इन्फेक्शन भी हो गया, तो ये क्या है? ये उनकी रिलेशनशिप थी. अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया था? 15 मार्क्स का. तो 15 मार्क्स में ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है. चलो फिर अंदर समझते हैं इस क्वेश्चन को. इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन, हेडिंग देना इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन. मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? पहला, रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में रिडक्शन होगा. कैसे? सुन लो फिर. अ नॉर्मल चाइल्ड who is adequately fed and well nourished is at lower risk of acquiring infection. अब ये क्या कह रहे हैं? एक जो नॉर्मल चाइल्ड है वो अच्छा खाना खाता है, वेल न्यूरिस्ड है, तो उसको इन्फेक्शंस कम होंगी. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में क्षमता होती है इन्फेक्शन से फाइट करने की, लड़ने की. तो वो उसकी हेल्दी बॉडी होती है, वो फाइट कर लेता है और उसकी बॉडी डिसीज फाइटिंग सब्सटेंसेस बनाती रहती हैं बॉडी में, जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं. लेकिन अगर बच्चा कुपोषण का शिकार है, अगर वो किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, मान लो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, कोई भी बीमारी से है, तो उसकी एंटीबॉडीज बनाने की जो प्रोडक्शन होगी ना वो कम हो जाएगी. अब एंटीबॉडीज बनाने की प्रोडक्शन कम हो गई तो कोई भी जर्म, कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आया वो हमें बीमार कर देगा. बीमार कर दिया तो बोलो हो गई इन्फेक्शन. ये इसका क्या इफेक्ट पड़ा? पहला, रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन. अब दूसरा क्या पड़ेगा? इफेक्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी लेयर जो हमारी स्किन से प्रोटेक्ट करती है. मतलब हमारी स्किन पे एक जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है. कैसे? अगर एक वेल न्यूरिस्ड इंडिविजुअल है तो उसकी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और जो अदर टिश्यूज होती हैं वो हमारे ना इन्फेक्शियस एजेंट्स को हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते. क्यों नहीं अंदर जाने देते? क्योंकि मैंने कहा ना आपकी स्किन पे एक वो लेयर सी होती है जो बचाती है आपको इन्फेक्शियस एजेंट से. बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक शील्ड की तरह होती है, मतलब एक त्वचा सुरक्षा कवच जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है. लेकिन अगर बच्चा मैल न्यूट्रिशन से वो है ग्रस्त है तो क्या होगा? ये जो प्रोटेक्टिव है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ये वीक होती रहेंगी तो इनका सुरक्षा कवच वीक हो जाएगा और इन्फेक्शंस हमारे अंदर चली जाएंगी. ये जैसे मैं आपको आंसर समझा रही हूँ, जिन बच्चों ने हमसे क्रैश कोर्स लिया था उनके पास तो ये आंसर्स डिटेल में होंगे, हमने डिस्कस करे होंगे, तो उनको तो ये इजीली समझ आ जाएगा. मैं फिर भी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए. अब देख लो, अब आपने बता दिया कि मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे क्या इफेक्ट था. अब आप देख लो कि इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन और न्यूट्रिशनल स्टेटस. अब न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इन्फेक्शन का क्या इफेक्ट होगा? रिड्यूस्ड फूड इनटेक.
जब बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी खाने की क्षमता मर जाती है, उसको मन ही नहीं करता कुछ खाने का, बस चुपचाप सा बैठा रहता है, उसका मन ही नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं। अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो क्या होगा, उसका डाइटरी इनटेक रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कुछ खाएगा ही नहीं तो वैसे ही नहीं शक्ति आएगी। और जो हम जब बीमार होते हैं हमें जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है बीमारी को ठीक करने के लिए, वो भी क्या करती है, हमारी ना खाने की क्षमता को कम कर देती है। तो इससे क्या हो गया, इन्फेक्शन की वजह से बच्चा खा ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली बात है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। इफेक्ट ऑन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब एक बात तो है कि आपने बैलेंस डाइट खा ली, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर चले गए, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है, तो क्या पता आप वो जो आपकी बॉडी है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व ही ना कर पाए। अगर वो चीज़ ऑब्जर्व ही नहीं हो पाई, मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई राउंड वॉर्म डिसीज़ है या किसी इन्फेक्शन और वाले जर्म्स हैं, ये क्या करेंगे, ये ना हमारी बॉडी के अंदर जो क्षमता होती है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने की, उसको कम कर देते हैं। उसको कम कर देंगे तो चाहे हम बाहर से जितना मर्जी बैलेंस डाइट खाते रहें, अंदर से हमारी बॉडी को उसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर से हम मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फेक्शन का मैल न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को बढ़ावा दे ही जा रही है और ठीक होने का कोई चांस ही नहीं आ रहा। फिर लिख देना कंक्लूजन, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, मतलब कि जैसे ये है हमारा मैल न्यूट्रिशन, ये है हमारा इन्फेक्शन, अब इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है लीड्स टू हाई रेट ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग चिल्ड्रन, ये हमारी इलनेस को बहुत बढ़ा देता है और डेथ के चांसेस बढ़ा देता है। चिल्ड्रन हु सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, जो माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं वो ज़्यादा ही उनको इन्फेक्शन होने का डर है। अब आपने इस आंसर में क्या करा, आपने पहले बता दिया कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक विशियस साइकिल की है। आपने मैल न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, आपने एग्जाम्पल लिख दिया। फिर आपने क्या करा कि मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे क्या इफेक्ट है, वो दो एग्जाम्पल दे दिए। इन्फेक्शन का मैल न्यूट्रिशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो 2 एग्जाम्पल दे दिए, और उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया। इससे क्या होता है, आपका आंसर ना अच्छे से डिस्क्राइब हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर, डिस्क्राइब एनी वन फंक्शन ऑफ फूड गिविंग एग्जाम्पल्स। अब हमने तो हमारे बच्चों को 3-4 फंक्शंस बता रखे हैं, कोई एक तो आसानी से लिख लोगे, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। पहले लिख देना कि फूड क्या होता है, 5 मार्क्स का है ना, थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है। फूड इज एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी, फूड कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को नरिश करती है, चाहे वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है। उसके बाद लिख देना फंक्शंस, मैं आपको सारे फंक्शंस बता रही हूँ, आपको कोई एक ही लिखना है। साइकोलॉजिकल फंक्शंस में क्या आ जाता है कि वो हमें एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटेक्शन में मदद करता है, फूड रेगुलेशन में मदद करता है। उसके बाद सोशल फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है। अब मैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जिसके अंदर पहला फंक्शन था एनर्जी गिविंग, उसको बता देती हूँ कि जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, लाइफ में हम कुछ भी काम करते हैं, मैं बैठी हूँ आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, हमारी डे टू डे लाइफ में हमेशा हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, जो हम फूड खाते हैं, मतलब फूड का एक फंक्शन है कि ये हमें एनर्जी देता है। प्रोटेक्शन, फूड हमें बचाता है बड़े सारे जर्म्स, बैक्टीरिया और बड़े सारे ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स चीज़ों से। कैसे, हम फूड खाते हैं, हमारे अंदर अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती हैं, तो फूड हमें प्रोटेक्शन में मदद कर रहा है। रेगुलेशन में कैसे मदद करता है, अगर फूड अब हमारे अंदर चला गया, वो क्या करेगा, उसके वो अंदर ना सारी की सारी जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शंस होते हैं कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है
और क्या कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, वो किसके थ्रू है, फूड के थ्रू ही है ना। उसके बाद और भी फंक्शंस लिखना चाहो, सोशल फंक्शन बता देना कि शेयरिंग फूड, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ फूड को शेयर करके खाते हैं तो ये इसका एक सोशल फंक्शन है। टेम्पल्स में हम स्वीट्स एंड फ्रूट्स ऑफर करते हैं, ये हमारी कल्चरल बिलोंगिंगनेस है उससे। साइकोलॉजिकल फंक्शन कैसे है, अगर मम्मी ने मेरी मनपसंद की चीज़ बना दी तो हाँ भाई मम्मी मेरे से प्यार करती है, मम्मी ने मेरे पसंद की चीज़ नहीं बनाई तो मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती, मतलब मैंने फूड से इमोशंस भी जोड़ रखे हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शंस हो गए। अब फिर एंड में कंक्लूजन, चलो नहीं 5 मार्क्स में कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे ही थोड़ा सा फूड के बारे में बता के एक फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अगर ऐसा नहीं भी करना तो आप क्या करना, पहले लिख देना फूड के बारे में, फूड के बारे में बता देना, एक छोटा सा माइंड मैप बना देना फंक्शंस ऑफ फूड लिख के कि साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, सोशल फंक्शंस हैं और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जिसके अंदर आ गया एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन। फिर क्या कहते हैं यहाँ पर आ गए थे हमारे सोशल फंक्शन और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिर किसी एक फंक्शन को एक्सप्लेन कर देना, पक्का अच्छे नंबर मिलेंगे। चलो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी कर लिया और बी भी कर लिया। चलो फिर आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। What is meant by balanced diet and recommended dietary intakes? अब आप ये बहुत बार पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से पता भी है, मैं फिर भी एक बार ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? Balanced diet can be defined as one which contain different types of food in such quantities and proportions that the need for calories, minerals, vitamins and other nutrients is adequately met. अब क्या कह रहे हैं, and a small provision is made for extra nutrients to withstand short durations of leanness. अब क्या कह रहे हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट के अंदर डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं जो कि हमारी कैलोरीज, मिनरल्स, विटामिन्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं और एक स्मॉल प्रोपोर्शन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का भी सेव करके रखते हैं कि इन केस आने वाले टाइम में कभी मैं बैलेंस डाइट नहीं कंज्यूम कर पाती किसी वजह से, तो उसकी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो जाए, वो उसके लिए ऑलरेडी स्टोर करके रखती है। ये होता है बैलेंस डाइट में। एक बैकअप ऑप्शन भी होता है कि कभी हमें बैलेंस डाइट ना मिली, कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली ना मिला, तो हमारी नीड्स पूरी हो जाए। ठीक है, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा हुआ है बैलेंस डाइट का, तो आपको पता होगा। ये भी लिख सकते हो फिर, बैलेंस डाइट हमारी न्यूट्रिएंट्स की नीड्स को फुलफिल करती है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स होते हैं, ये हमें मदद करती है कि जब हम अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते तो अपनी स्टोरेज में से हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देती है ताकि वीकनेस ना हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ चुके हो, ये तो एक ओवरऑल आइडिया है। रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक, RDI ये क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक, RDI इज द अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट टू बी एक्चुअली कंज्यूम्ड इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक वो अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट्स का जो हमें कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। अब RDI को अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में बताऊं तो RDI को हम इक्वल्स टू डाल के लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी मार्जिन। रिक्वायरमेंट मतलब जो मेरी बॉडी को नीड है, जो मुझे देना चाहिए, प्लस सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन क्या कि कभी मुझे मान लो बैलेंस डाइट नहीं मिली तो बैकअप के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अब किसी पर्टिकुलर मान लो प्रोटीन की, विटामिन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो तो मुझे चाहिए ही चाहिए कि मेरे को उस चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, वो तो हो साथ में सेफ्टी मार्जिन के लिए भी कुछ हो कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो ताकि कल को मान लो मेरी डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसकी कमी ना हो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार समझा रखा है, अगर आ गया तो अच्छे से लिखकर आना। ठीक है, चलो फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू गिविंग एग्जाम्पल्स। अब आपको बैलेंस डाइट में और रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक में रिलेशनशिप बतानी है।
क्या रिलेशनशिप है। अब जब आपने बैलेंस डाइट की आंसर लिखा होगा, जब आपने रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक का आंसर लिखा होगा, आपको तो वहीं से उसकी रिलेशनशिप समझ आ गई होगी कि क्या कहती है हमारी बैलेंस डाइट। कहती है कि हमारी बैलेंस डाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड होने चाहिए जो कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हो जो कि एज अ बैकअप काम करे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और फिर रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक क्या कहती है, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक कहती है कि मिनिमम इतना अमाउंट तो हमारे अंदर हमारी बॉडी को चाहिए, तो हमारी डाइट में होना ही चाहिए। तो बेसिकली ये बात आ गई कि balanced diet meets nutrients needs because of the amount and proportion of the food selected। balanced diet के अंदर सारी की सारी न्यूट्रिशनल नीड्स हमारी कैसे पूरी होती हैं, क्योंकि हमने उसमें अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन का अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड डाला होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब हम अपनी बैलेंस डाइट को डिज़ाइन करेंगे तो हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम डाइट प्लान कर रहे हैं तो क्या हम आरडीआई को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं बैलेंस डाइट प्लान कर रही हूँ तो मेरे बैलेंस डाइट को प्लान करने का बेस तो आरडीआई होगा ना। आरडीआई को देख के पता करके ही तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे अपनी बैलेंस डाइट में कौन कौन सा फूड डालना है, कितना कितना उसके अंदर प्रोटीन होगा और आरडीआई के हिसाब से उसमें कितना चाहिए। तो बेसिकली अगर एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं, जो आरडीआई है, ये देखो जो आरडीआई है वो एक बेस बता देता है बैलेंस डाइट को कि भाई तेरे को मिनरल्स इतने चाहिए, प्रोटीन इतने चाहिए, तुझे कार्बोहाइड्रेट्स इतने चाहिए, इतनी इतनी मात्रा में। अब तू अपनी जो भी तुम्हारी वो है क्या कहते हैं डाइट है, प्रोटीन्स इतने चाहिए, अब आप एप्पल से लो, बनाना से लो, सीरियल से लो, ब्रेड से लो। आपको कार्बोहाइड्रेट्स इतने चाहिए, अब आप जिस मर्जी फूड से लो। तो मतलब बेस तो सेट रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक कर रहा है ना। अब रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक ने बता दिया कि अगर कोई लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप उसकी बैलेंस डाइट डिज़ाइन करोगे तो आप इन चीज़ों को बेस में रख के फिर ही फूड मेन्यू डिसाइड करोगे। आप अलग अलग फूड ग्रुप से जो फूड लोगे वो इसी के बेसिस पे लोगे। बस ऐसे ही एग्जांपल डाल देना इसमें कि जैसे मैंने आपको बताया अडोलेसेंट की कोई नीड अलग है, आपने उसकी नीड बता दी और वो रिकमेंडेड डाइटरी पे बेस्ड होएगी। आपको ऐसे बताना है। इसके साथ साथ दूसरे का भी हमने दोनों पार्ट समझ लिए। बड़े फिर तीसरे की तरफ, चलो फिर तीसरे की तरफ देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, state the nutrients which are required in more amounts during pregnancy। प्रेगनेंसी के टाइम कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं वो बताओ। एंड एक्सप्लेन वाई दे आर रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट्स, और एक्सप्लेन करो कि वो ज़्यादा अमाउंट में क्यों चाहिए। चलो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। पहला, प्रोटीन। हमें प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। क्यों? क्योंकि आपके पेट में जो फीटस है, आपके जो मैटरनल टिश्यूज़ हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। बच्चा जो है आपके पेट में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, फीटस वो बड़ा हो रहा है, आपके मैटरनल जो टिश्यूज़ हैं वो बड़ा हो रहे हैं। तो उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पहला न्यूट्रिएंट। दूसरा न्यूट्रिएंट विटामिन बी एंड फॉलिक एसिड। अब विटामिन बी में जैसे थायमिनी, रिफ्लेक्सिन, नेकिक है, ये क्या करती हैं, एनर्जी जो रिलीज होती हैं उसको हमारी मॉलिक्यूल्स में लॉक करने में मदद करती हैं। फॉलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आपको पता है आपके पेट में बच्चा है, उस जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल मल्टीप्लाई होंगे, बड़ा होगा, तभी तो बच्चे की ग्रोथ बेटर होगी ना, इसलिए फॉलिक एसिड की भी ज़रूरत है। दूसरा हो गया विटामिन बी एंड फॉलिक एसिड। तीसरा लिख देना आयरन। आयरन क्यों चाहिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं, जब हमारे रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं उसमें मदद करते हैं। आपको पता है मदर की ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जाएंगे, हीमोग्लोबिन होगा, तभी तो वो फीटस में पहुंच पाएगा ना, तभी तो फीटस के अंदर भी खून बनेगा। तो फिर आयरन भी ज़रूरी है। तीसरा न्यूट्रिएंट आयरन हो गया। फिर
कैल्शियम आ जाएगा, क्योंकि बच्चे की जो बोन्स, बच्चे फीटस की जो बोन्स डेवलप हो रही हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। ऐसे क्या करोगे आप, ऐसे न्यूट्रिएंट्स विद एग्जाम्पल आपने विद रीज़न समझा दिए, ठीक है। ऐसे लिख कर आने आपको विद रीज़न कि क्या रीज़न है इनके पीछे का। थर्ड का बी पार्ट देख लो, डिस्क्राइब एनी 2 माइनर डिसऑर्डर्स। आपको 2 माइनर डिसऑर्डर्स बताने हैं प्रेगनेंसी के टाइम के, और आप उन वुमेन को क्या एडवाइस दोगे कि कैसे वो इसको मैनेज करें। चलो, पहला माइनर डिसऑर्डर लिख सकते हैं हर्ट बर्न, जलन सी होती रहती है। क्या होता है, जब हम कुछ खाना खाते हैं वो खाना वापस से हमारी फूड पाइप में आ जाता है और फिर उससे जलन होती है स्टमक में, ऐसा लगता है कुछ कुछ अड़ रहा है, कुछ कुछ अड़ रहा है। और ये ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी यूटिरस में बेबी होता है वो ग्रो कर रहा होता है, उसका ना प्रेशर पड़ता है हमारे पेट पर, प्रेशर पड़ता है पेट पर, तो वो जो खाना होता है वो स्टमक से वापस फूड पाइप में आने लग जाता है। ये एक माइनर डिसऑर्डर है। हम उनको कैसे या क्या एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस भी सुन लो। हर्ट बर्न के लिए क्या एडवाइस दोगे कि उनको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, रात को बहुत ज़्यादा मील लेट नहीं खानी चाहिए, जैसे खाते ही सो गए तो मुंह में आ जाएगा, है खाली पेट भी नहीं सोना चाहिए, खाली पेट भी एसिडिटी बनती है। उनको वाटर की सिप्स लेनी चाहिए विथ क्रस्ट मिंट लिप्स, इससे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। ये हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया। दूसरा, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिस्कस। दूसरा क्या लिख सकते हैं, बैक एक, बैक एक होएगी, कमर में बहुत दर्द रहेगी। बैक एक यूजली प्रेगनेंसी की लास्ट टाइम्स में होती है। क्यों, क्योंकि जो वेट होता है वो बढ़ गया होता है और जो पोस्चर होता है वो थोड़ा सा ना चेंज हो चुका होता है, तो हमारी बॉडी अडेप्ट धीरे धीरे कर रही होती है। आप क्या वो करोगे, एडवाइस दोगे उन्हें कि उनको मिल्क पीना चाहिए, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो, पोस्चर ठीक रहे, सिंपल उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और फिर वुमेन को ना आपको सही टेक्निक्स बतानी चाहिए कि किस हिसाब से उनको गुड पोस्चर मेंटेन करना है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना चाहिए। मैंने 2 बता दिए माइनर डिसऑर्डर्स, मैं एक और भी बता रही हूँ, अगर पेपर में ना याद आए 2 तो 3 पता होने चाहिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है ना, यूटिरस का प्रेशर बढ़ता है हमारे लंग्स पे। इससे क्या होता है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं हमें बहुत जल्दी सांस चढ़ने लग जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। जब यूजली जब जो वुमेन होती है वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है या कोई हैवी काम कर रही होती है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। क्या कह, अब इसके लिए क्या एडवाइस हो सकती है कि जो वुमेन है वो स्ट्रेट बैठे ताकि थोड़ा कम दिक्कत हो, मेडिटेशन करे, जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करेगी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। डीप ब्रेथ, लंबी सांसें लो, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, इससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ठीक हो जाएगी। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है। इसी हिसाब से ना बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो पूछा है वो सब का सब आंसर करना है। ये नहीं, मेरे को तो ये नहीं आज तक बात समझ आई बच्चे इस चीज़ के पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि मैडम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कितनी शीटें भरे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कितनी शीटें भरे। नहीं, शीटें भरने पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है क्वालिटी ऑफ योर आंसर, कि आप कितना अच्छा आंसर लिख रहे हो, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। चलो फिर बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द कॉजेस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिसीज। अब देखो आपको किसी ये दिया 1 2 3 4, किन्हीं 2 के बारे में आपको सिम्टम्स बताने हैं, कॉजेस बताने हैं, सिम्टम्स बताने हैं, प्रिवेंशन बताने हैं। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो बच्चे बोलते हैं मैम कितनी शीटें भरनी होती हैं, कितना लंबा आंसर लिखना होता है। अब आपने मान लो मैरास्मस चूज़ कर लिया, उसके कॉजेस बता दिए, उसके सिम्टम्स बता दिए, प्रिवेंशन बता दिए, इसके बाद क्या लिखोगे? मतलब ऐसे ही थोड़ी बिना मतलब की शीट भरनी है तो कुछ भी लिखते रहोगे, कुछ भी लिखते रहोगे, नहीं ना। इसलिए हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें उसको कैसे आंसर करना है। ये नहीं कि कितनी शीटें भरनी है या क्या करना है क्या नहीं। चलो फिर, बाकी मैं तो अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको सारी बताऊंगी। सबसे पहले मरास्मस। मरास्मस क्या होता है? एक तरह की कंडीशन है जो कि किस चीज़ से पता चलती है,
वेरी लो बॉडी वेट फॉर एज एंड लॉस ऑफ फैट, मतलब एज के हिसाब से बच्चे का बहुत कम वेट होता है और फैट लॉस होता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो एक्सटेंसिव मसल वेस्टिंग होती है, मतलब एक्सटेंसिव मसल वेस्टिंग में क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि ना बिल्कुल दिख ही नहीं रहा कि फैट है या नहीं, बिल्कुल फैट ही नहीं है स्किन पे, बिल्कुल पतली सी बॉडी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ग्रोथ फेलियर आ जाता है, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि बच्चा ग्रो हो पाया, फेलियर हो गया उसकी ग्रोथ में, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, किसके अंदर आएगा, वो मरासमस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछे थे कॉजेस कि इसके कॉजेस क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे और प्रिवेंशन क्या होंगी, तो आप इसके अंदर कॉजेस सिम्टम्स में क्या डाल सकते हो, ग्रोथ फेलियर, मसल वेस्टिंग, लॉस ऑफ फैट लेयर्स, और फिर अगर आप उसके बारे में कॉजेस आ गए, सिम्टम्स आ गए, क्या कहते हैं कॉजेस में, बैड डाइट, नॉट टेकिंग प्रॉपर बैलेंस डाइट, नॉट एक्सरसाइजिंग, ये सब वगैरह डाल सकते हो। अदरवाइज ये जो सिम्टम्स वाले हैं वो भी आ जाएंगे, स्पेसिफिकली इसके कोई कॉजेस नहीं है। प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा कि आप बच्चे को प्रॉपर फीडिंग करो, प्रॉपर बैलेंस डाइट दो, उसके कोई भी उसको अगर इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो उसको ट्रीट करवाओ और इम्यूनाइजेशन करवाओ। क्या हो गया, अब ये हमारा मरासमस हो गया कंप्लीट। मरासमस के बाद कौन सा आ रहा है, ज़ेरोप्थैल्मिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पेपर है जिसमें ज़ेरोप्थैल्मिया के बारे में ना पूछा गया हो। मैं भी आपको बार बार बोलती हूँ कि पढ़ लो, ज़ेरोप्थैल्मिया बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर समझ लो एक बार दोबारा, इसको तो मैं बार बार डिटेल में बताऊंगी ही। ज़ेरोप्थैल्मिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, ये एक तरह की आई इन्फेक्शन होती है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। अगर हमने ज़ेरोप्थैल्मिया को ट्रीट नहीं करा तो इससे आप अंधे हो सकते हो, ब्लाइंड हो सकते हो। विटामिन ए की डेफिशिएंसी यूजली हर एज में दिखती है, लेकिन प्री स्कूल के चाइल्ड में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ समझ लो, कॉजेज़ क्या हैं इसके ज़ेरोप्थैल्मिया के। मैटरनल मैल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि जो जब उनकी मदर के पेट में थे तब उनकी माँ ने अच्छी डाइट कंज्यूम नहीं करी, विच मीन्स कि उनकी डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी माँ के अंदर थी तो वही बच्चे के अंदर कंटिन्यू हो गई, एक कोज। दूसरा कोज कि डाइटरी इनएडिक्वेसी, जो भी हम डाइट लेते हैं ना उसमें हम विटामिन ए का ध्यान ही नहीं रखते कि हमें विटामिन ए को इंक्लूड करना चाहिए, तो वो इसमें आ जाएगी। फिर इन्फेक्शंस और इंजेक्शंस क्या कहते हैं कि ना अगर हमारे अंदर बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की क्षमता को कम कर देती है। तो हमारी अगर हम डाइट ले भी रहे हैं विटामिन ए की, वो ढंग से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही तो फिर उसका वो ज़ेरोप्थैलिया में लीड कर जाएगा। कॉजेस हो गए, सिम्टम्स देख लो। सबसे पहला सिम्टम नाइट ब्लाइंडनेस, बच्चे को डिम लाइट में कुछ दिखेगा ही नहीं, उसके पास आप एक प्लेट रख दो खाने की, उसको वो भी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि अब उसकी नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ वो बढ़ता गया है। कंजक्टिवल जीरोसिस मतलब क्या होता है, ये आंखों में ड्राइनेस हो जाएगी। नॉर्मल आइज ब्राइट वाइट और मॉइस्ट होती है ना, लेकिन जिसको ज़ेरोप्थैल्मिया हो रहा है उसकी इट बिकम्स डिसकलर्ड, मतलब मडी लगेगा, ड्राई लगेगा और इसकी ब्राइटनेस लूज हो जाएगी। बाइटॉट स्पॉट्स, अब ये बाइटॉट स्पॉट्स क्या है, ये भी इसका एक सिम्टम है। क्या होगा, साथ साथ उसकी जिसमें कंजक्टिवल जीरोसिस में उसकी आंखें ड्राई हुई, बाइटॉट स्पॉट्स में ना टूवर्ड्स द ईयर की साइड वाले में ना आपको कुछ कुछ क्या दिखने लग जाएंगे, स्पॉट्स दिखने लग जाएंगे। ये उसके आगे हमारे सिम्टम्स। प्रिवेंशन कैसे, आपको विटामिन ए रिच डाइट कंज्यूम करनी है। विटामिन ए रिच डाइट कैसे कंज्यूम करोगे, आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, अमरनाथ, येलो वेजिटेबल्स, येलो पंपकिन, कैरेट, फ्रूट्स में पपाया, मैंगो, इनके अंदर विटामिन ए ज़्यादा होता है। फिर पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए, आपको टाइम टू टाइम अपना विटामिन ए चेक करवाना है कि आपकी बॉडी में कोई कमी तो नहीं हो रही, और कुछ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको लेना है ताकि उसकी कमी ना हो। ज़ेरोप्थैल्मिया हो गया। उसके बाद अनीमिया, अनीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी कमी की वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से होता है, ये भी समझ लो।
अनीमिया एक तरह का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो कि यूजली वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज में शो होता है। क्या होता है इसमें ना, बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होती है। आयरन किस चीज़ का पार्ट है? हीमोग्लोबिन का पार्ट है। तो क्या कह रहे हैं, आयरन जैसे को हम कमी जब होती है तो उससे हमें अनीमिया हो जाता है। ये यूजली वुमेन को होती है उनके रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहे हैं, कॉजेस डाइटरी इनएडिक्वेसी हो जाएगा, लॉसेस ऑफ आयरन हो जाएगा। डाइटरी इनएडिक्वेसी कैसे? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते, हमें अपनी डाइट में आयरन को भी इंक्लूड करना है, तो इस वजह से हो जाएगा। लॉसेस ऑफ आयरन ये हो जाएगा कि हम जब वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं तो मेंसुरेशन के टाइम बहुत सा ब्लड हर मंथ फ्लो आउट हो जाता है, आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो उससे आयरन का भी लॉस हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। यही उसके क्या कहते हैं सिम्टम्स में आ जाता है। और फिर उसकी जो अगर हम प्रिवेंशन देखेंगे तो आपको डाइट ऐसी कंज्यूम करनी है जिसमें ज़्यादा आयरन हो। आयरन किस में ज़्यादा होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, राइस फ्लेक्स, ग्राउंडनट्स, मीट एंड लिवर आर गुड प्रेफर सोर्सेज ऑफ आयरन। फिर क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से आप ठीक कर सकते हो कि आप कॉमन सॉल्ट यूज़ करो जो कि हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है हमारी बॉडी में। ये भी हो गया अनीमिया। अनीमिया के बाद क्या आ रहा है? क्रेटिनिज्म। चौथा हो गया, यहाँ पर आपने अनीमिया पढ़ लिया। चौथा हो गया क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म किसकी वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी कैसे? जब जो बेबी मदर की वॉम में ग्रो हो रहा होता है तो उनको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पाता उनकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। कॉजेस यही हो गई कि जब वो मदर के वॉम में होता है तो उसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पाता, ठीक है। सिम्टम्स में आ जाएंगे कि बच्चा अनेबल टू वॉक, टॉक और थिंक नॉर्मली, क्योंकि ये ना एक परमानेंट और इनक्योरेबल क्या है, परमानेंट और इनक्योरेबल डिसीज़ है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। अगर आप इसको कंट्रोल और प्रिवेंशन पूछना चाहो तो आपको टेबलेट्स यूज़ करनी है जो कि पोटेशियम और जिसमें सोडियम आयोडाइड हो, आयोडाइज्ड ऑयल और आयोडाइज्ड सॉल्ट की मदद से थोड़ा सा प्रिवेंशन हो सकता है। यहाँ पे हमने फोर्थ के चारों डिस्कस कर लिए, आपसे तो 2 पूछे थे। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बेसिक मिक्स एंड मल्टीमिक्स फॉर इन्फेंट्स। अब बेसिक मिक्स और मल्टीमिक्स इन्फेंट्स का उसका एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। बेसिक मिक्स इज बेसिकली कि बच्चे की डाइट में हम बेसिक चीज़ें मिला रहे हैं। मल्टी मिक्सेस की हम अलग अलग फूड ग्रुप से चीज़ें लेकर बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? ताकि उसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। कि मान लो बेसिक मिक्स में आपने बोल दिया कि आपने दलिया इंक्लूड कर दिया, बच्चे ने दलिया खा लिया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दलिए से अब उसको जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलना था, कैल्शियम मिलना था, मिल गया। मल्टी मिक्स इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि आपने अलग अलग फूड ग्रुप से अलग अलग क्या कहते हैं चीज़ें चूज़ करी, ताकि आपको जितने रिक्वायर्ड में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स की नीड है वो सब पूरी हो जाए। मल्टी मिक्स में मान लो आपने दलिया बना लिया, साथ में खीर बना ली, साथ में आप उसको एप्पल भी दे रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, कैल्शियम मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन करके आप अलग अलग चीज़ें दे रहे हो, वो हो जाएगा मल्टी मिक्स। आसान सा है, लिख लोगे आप इस चीज़ को, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स यू विल कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द बेसिक मिक्स एंड मल्टी मिक्स। अब जब आप मल्टी मिक्स डिज़ाइन कर रहे हो या बेसिक मिक्स डिज़ाइन कर रहे हो तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे? आप इन चीज़ों को ध्यान में दिखाओगे दैट इट शुड मीट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल नीड्स, इट शुड बी ईजी टू प्रिपेयर, इट शुड बी ईजली डाइजेस्टेबल एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द आपने वो तो बता दिया कि न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो पाए, ईज़िली बना पाए, बच्चे को कोई दिक्कत ना आए और कोई एलर्जी उससे ना हो। बस बेसिक चीज़ें लिखनी है। 5 का ए पार्ट हो गया ये, ठीक है। नीचे देख लो 5 का बी पार्ट, प्रिपेयर्ड अ बैलेंस लंच मेन्यू। आपको लंच मेन्यू बनाना है 5 साल के बच्चे के लिए और न्यूट्रिएंट्स भी बताने हैं कि उस ईच फूड आइटम में क्या क्या
आइटम्स हैं। मान लो आपने एक 3 ऐसा बॉक्स बना दिया, यहाँ पे आप देखो, आपने ऊपर लिख दिया लंच मेन्यू, एक बॉक्स इसके अंदर फूड ग्रुप्स लिख दिए, यहाँ क्वांटिटी लिख दी, और यहाँ फूड आइटम। यहाँ पर आप लिख रहे हो सीरियल्स 20 ग्राम चाहिए, जिसमें वेरी सॉफ्ट कुक्ड राइस आ गए। यहाँ रूट्स एंड ट्यूबर्स 30 ग्राम चाहिए, ग्रीन कटलेट स्पिनच आ गया। नीचे आ गए, यहाँ पर फिर सीरियल्स में, यहाँ पर जहाँ हमने कुक्ड राइस लिखा था, यहाँ पे चपाती भी आ गई। फिर मिल्क आ गया 125 ml, कर्ड आ गई उसकी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 25 ग्राम, यहाँ स्पिनच आ गई। पल्स 10 ग्राम, रेड लेंटिल्स आ गई। ये लिख दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, फिर यहाँ पर एक और बॉक्स बना देना, ऐसे 1 बॉक्स 2 बॉक्स। यहाँ पे आपने लिखा सीरियल्स, राइस और चपाती से क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन बी, ई, आयरन, कैल्शियम। फिर एक लाइन डल गई, आपने लिख दिया मिल्क, मिल्क से यहाँ पर आ गया कर्ड, प्रोटीन, कैल्शियम। ठीक है, नीचे आ गए फिर आप पल्सेस, रेड लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन। फ्रूट्स में विटामिन ए सी, वेजिटेबल्स में विटामिन ए सी, आयरन, कैल्शियम। ये जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ले रखे हैं ना, उनके पास इसके डिटेल्ड आंसर सारे के सारे अच्छे से समझाए हुए हैं, तो ये उससे समझ सकते हैं। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने तो डिटेल में इनके आंसर्स पढ़े होंगे ना। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपने सबके न्यूट्रिएंट्स लिख दिए, तो यहाँ पर आ गए उसके न्यूट्रिएंट्स, और हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो फिर बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो तीनों करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी ये करवा रखा है। 5 सिम्टम्स ऑफ सेवियर इलनेस इन द चाइल्ड। ऐसे कोई 5 सिम्टम्स बताओ जो कि बताता है बच्चे को सेवियर इलनेस हो रही है। फटाफट बता देते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, बच्चा ब्रीथ नहीं कर पा रहा, तो समझ जाओ उसको कोई दिक्कत है। अगर उसको फीवर भी है और बहुत हार्ट बीट तेज चल रही है, समझ जाओ कोई दिक्कत है। उसके ब्लूइश लिप्स हैं, फेस है, और वेरी पेल बॉडी हो रही है, समझ जाओ कोई दिक्कत है। फिट्स, कन्वल्जन्स, दौरे पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है। ड्रोजी, हमेशा थका थका सा फील करता है, तो ये भी सेवियर इलनेस का सिम्टम है। देखो मैंने कितनी ईजिली लैंग्वेज में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन करवा भी दिया और आपको पता भी नहीं चला, बस यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बी पार्ट देख लो। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ सेवियर डायरिया, कि कैसे पता चलेगा कि सेवियर डायरिया है, एंड स्टेप्स इन मैनेजिंग इट, और आप उसको कैसे मैनेज करोगे। आप सबसे पहले बता दोगे कि डायरिया क्या होता है। ये यूजली ना समर मंथ में देखते हैं, जब बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। ये वैसे तो ना एक कॉमन डायरिया से कॉमन सिम्टम लगता है, लेकिन डायरिया होने की वजह एक अंदर का कोई डीप कॉज होता है कि बच्चे को कोई एलिमेंट्री डिसीज़ हो सकती है, जो कि डिसीज़ उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को सेवियर डायरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सेवियर डायरिया में बच्चा इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट हर थ्रस्ट, उसको प्यास लगी है वो बता भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा क्वेश्चंस को। उसकी आईज डीपली सूखी सूखी और क्लाउडी सी लगेंगी। स्किन टर्गर, उस मतलब स्किन अजीब सी लगेगी। माउथ और टंग बहुत ही सूखी, लगेगा ही नहीं कोई पानी है। और उसके हैंड और फीट बिल्कुल ठंडे और क्लैमी हो जाएंगे। तो ये क्या पता चलता है, इससे सेवियर डायरिया के सिम्टम्स पता चलते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। अब आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो या ट्रीट कर सकते हो। पहली बात, डॉक्टर के आने तक एटलीस्ट आप क्या करो, आप उसको रिहाइड्रेशन करो, उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो। उसकी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिहाइड्रेशन। उसको बार बार पानी देते रहो। अब आपको क्या करना है, जब आप उसका डायरिया को मैनेज कर रहे हो, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसको ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, लेटे हुए को मत दो, क्योंकि उसके गले में फंस सकता है और वो लिक्विड उसकी लंग्स में चला जाएगा, तो ऐसा मत करना। कीप द सेमी कॉन्शियस चाइल्ड वार्म व्हेन ट्रांसफरिंग हिम टू अ मेडिकल सेंटर। जब वो बच्चा आधा जाग रहा है, आधा बंद है उसकी आंखें, सेमी कॉन्शियस है, तो उसको थोड़ा गर्म रखो। अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है तो उसकी वॉमिटिंग को
बचाने के लिए उसको बिठा दो ताकि उसकी जो वॉमिटिंग है वो उसकी विंड पाइप में ना अड़े। अब आपको कैसे उसको मैनेज करना है, क्लीन एनवायरनमेंट में रखना, ठीक है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें देना, मतलब पानी से ना बचा वो करना कि उसको बार 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 आप रिहाइड्रेट करते रहो। याद रखना जो भी वो वॉमिट कर रहा है या स्टूल है उस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, तो उसको चाइल्ड को अपनी वॉमिटिंग से दूर रखना, क्लीन स्पेस में रखना ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद अगर वो बहुत ही छोटा बच्चा है तो इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ न्यूबॉर्न्स, क्योंकि क्या होता है कि मदर के मिल्क में ना एंटीबॉडीज बनाने की वो होती है, पावर होती है, तो वो उसको मदद करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है, बच्चे को बार बार रिहाइड्रेट करते रहो। मैंने आपको एक वो भी बताया था कि हम घर पे ORS सॉल्यूशन कैसे भी ला सकते हैं। 1/2 स्पून आप सॉल्ट की लो, 6 स्पून शुगर की लो, 1 लीटर पानी ले लो, तीनों को मिक्स कर दो, आपका ORS घर पे रेडी हो जाएगा। मैंने जितनी आसानी से बता दिया है आप उतनी आसानी से पेपर में लिख कर आओगे तो अच्छे नंबर पक्का से भी पक्का मिल जाएंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द डूज एंड डोंट्स। आपको डूज और डोंट्स बताने हैं जब किसी बच्चे की जो लेग की बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है, तो आप किस किस चीज़ को ध्यान में रखोगे, आपको वो बताना है, ठीक है। स्टेट द डूज एंड डोंट्स। डूज में आप बता सकते हो कि आप बच्चे को चुपचाप आराम से थोड़ा रिलैक्स रखोगे, पैनिक नहीं होने दोगे। उसकी जो अगर लेग टूट गई है उसको, जो बच्चे की लेग फ्रैक्चर हो गई है उसको इधर उधर ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। ज़्यादा नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा, मतलब जो तो फ्रैक्चर हो गई है सो हो गई है, उससे काम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और डोंट्स में क्या नहीं करना आपको, डू नॉट रीअलाइन द बोन्स। ये नहीं कि खुद ही डॉक्टर बन गए हो हड्डियों को इधर उधर हिलाना शुरू कर दो कि मैं जोड़ के दिखाता हूँ, नहीं। और जो चीज़ टूट चुकी है उस पर मसाज भी मत करो। कुछ लोग अपनी समझदारी दिखाने लग जाते हैं, तेरी हड्डी मैं जोड़ूं, हिलाने लग जाते हैं या उस पर मसाज करने लग जाते हैं। नहीं, आपको जो टूटी हुई हड्डी है उसको एक फिक्स डायरेक्शन में रखना है। किसी चीज़ का सपोर्ट दे दो, उसके नीचे कोई मोटा न्यूज़पेपर या गत्ता दे दो और उसको ज़्यादा हिलाओ डुलाओ मत और फिक्स पोजीशन में रखो। बस आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। अपने हिसाब से अच्छे से आंसर को लिख कर आ जाना, मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ। 6 क्वेश्चन भी हो गया। चलो फिर 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर स्टार्टिंग फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स इन आवर कंट्री। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आंसर सुन लो। फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम हमारी कंट्री में इसलिए बढ़ाए गए कि जो हम डाइट लेते हैं उससे हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। अब न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो हमें एडिशनली टेबलेट्स देनी पड़ती हैं या फिर एडिशनली हमें वो न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में हमें लेने पड़ते हैं ताकि उन चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो और वो लॉन्गर टाइम तक हमारी बॉडी में रह सके। आपने देखा है कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चों को भी वो दिए जाते हैं कि उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। वो इसलिए क्योंकि ना हमारी जो डाइट होती है उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो पाते तो फिर क्या दिक्कत होएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। हमें तो डेफिशिएंसी होने नहीं देनी, तो वो हम एडिशनली अलग से बच्चों को दे देते हैं। ये पहले तो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाते गए, लैक्टेटिंग वुमेन्स इंक्लूड कर ली, प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूड्स हो गई इस चीज़ में, उसके बाद अडोलेसेंस आ गए। अब बेसिकली इसका मेन फोकस क्या है, अभी तक तो हम खुद दे रहे हैं, तो इसका दिक्कत क्या है, इसका ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या नहीं है कि बस शॉर्ट टर्म है, हमने बच्चे को दे दिया वो सप्लीमेंट की वो चीज़ दे दी, उससे उसकी कमी नहीं होगी, लेकिन हम उसको कब तक देते रहेंगे। हमें तो उस सामने वाले पर्सन को सक्षम बनाना है ना कि वो खुद उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए या खुद उस चीज़ को समझ पाए। तो ये इसका आप मान सकते हो थोड़ी चीज़ों में चेंजेस लाने की या उस पर वो चीज़ चलती है कि इसको बेटर बना सके। फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स का यही रीज़न है कि हमारी जो नीड्स हैं, न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, वो पूरी हो पाए जो कि हमारी डाइट से पूरी नहीं हो पाती, बस यही है। उसके बाद देख लो 15 मार्क्स का क्वेश्चन। कल ही मैं आपको ये समझा रही थी, एक्सप्लेन हाउ द चाइल्ड्स ग्रोथ कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग द चाइल्ड ग्रोथ चार्ट।
ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या होती है? एक रेगुलर मेजरमेंट होती है हमारी ग्रोथ का, टू सी क्या हम बढ़ रहे हैं या नहीं। पहले अगर मेरी क्या कहते हैं छोटे बच्चे का किसी का वेट 15 किलो था, तो 1 महीने के बाद 15 किलो ही है या थोड़ा बड़ा है, इससे इंसान को पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ग्रोथ चार्ट मैंने अपनी वीडियो में एक अच्छे से ऐसे समझाया हुआ है। ऐसे ग्रोथ चार्ट था, जब वो ऐसी शीट थी, यहाँ पर लिखा हुआ था बच्चे का नाम, सेक्स, फादर नेम, मदर नेम, इंडेक्स। उसके बाद ये ऐसे बॉक्स था, एक दूसरा बॉक्स यहाँ तक जा रहा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो थोड़ी ड्राइंग आपको मेरी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, पांचवा। उसके बाद यहाँ से 4 लाइनें जा रही थी, 1 2 3 और 4। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल आइडिया के लिए बता रही हूँ। ये यहाँ पे जिस बच्चे का वेट आएगा वो नॉर्मल था, उसके बाद इन दोनों में आएगा तो थोड़ा सा कुपोषण का शिकार है, फिर यहाँ पे आएगा तो थोड़ा और कमज़ोर है, यहाँ पर आएगा तो और कमज़ोर है, और फिर अगर यहाँ पे लास्ट में आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर का सिग्नल है। ये मैंने आपको प्रॉपर चार्ट आपको समझाया हुआ है, बस आपको वही चार्ट को एक्सप्लेन करना है। गिविंग एग्जांपल कि 4 साल के बच्चे का जैसे 15 से 16 किलो का वेट होना चाहिए, तो यहाँ अगर 80% से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर फॉल करेगा तो नॉर्मल चाइल्ड है। यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर है, यहाँ और कमज़ोर है, यहाँ और कमज़ोर है, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ये हम ग्रोथ चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, उसकी ग्रोथ चार्ट ग्रोथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ DEC 2 का हमने एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया विद ऑल द आंसर्स। इस आंसर्स में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आपको किस हिसाब से अपना आंसर लिखना है। अगर और जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स में इनरोल कर रखा है उनके पास तो इनके प्रॉपर आंसर्स की PDF होंगी ही कि किस आंसर को कैसे लिखना है, किस एग्जांपल्स के साथ, तो उनको तो वहीं से हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बता देना कि वीडियो कैसी लगी, क्या ये हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी बता देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।